हेलो स्टूडेंट्स, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक इंसुलेटर या बोल सकते हो कुचालक। क्लियर? समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको क्या करनी है? गणना। क्लियर? इसके लिए हमने क्या किया? कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक क्या ले लिया? गोला, जिसको दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या है? वितरित। क्यों? अचालक को जो भी आवेश देते हैं वो उसके आयतन में वितरित होता है। चालक को जो भी आवेश देते हैं वे उसकी सतह पर समान रूप से क्या होता है? वितरित। तो हमने पीछे को पढ़ा था आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। और आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है आवेश बटे आयतन। क्या पढ़ा था हमने पीछे? आवेश बटे आयतन। आवेश क्या माना है? Q। आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर? हम इसका पहला केस पीछे के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। जब बिंदु कहां स्थित है? बाहर। ये हमने कोई एक बिंदु क्या ले लिया? P, जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना। इसकी केंद्र O से दूरी कितनी है? R। तो हम क्या करते हैं? कौन सा नियम काम ले रहे हैं? गाउस का। तो इसके लिए बिंदु O को आपने केंद्र माना और केंद्र मान के स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली? रचना। क्लियर? इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु O से समान दूरी पर है, चाहिए दूरी चाहिए। इस कारण प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान। और दिशा पृष्ठ के सदैव क्या होती है? लंबवत। क्लियर? अब क्या करते हैं हम? इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया, एक छोटा सा क्या ले लिया? क्षेत्रफल, जिसको हमने नाम दे दिया ds। अब हम जानते हैं पृष्ठ की दिशा उसके लंबवत होती है, तो जब इसके लंबवत इसे दर्शाओगे तो ds भी इसी दिशा में आएगा। जब E और ds पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों की दिशा एक ही होगी तो वहां पर कोण का मान सदैव क्या होगा? 0। क्लियर? हम लिखते हैं गाउसियन पृष्ठ पर स्थित, गाउसियन पृष्ठ पर स्थित अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स अल्पांश है तो फ्लक्स भी क्या होगा? अल्पांश, और उसका फॉर्मूला होता है B वेक्टर डॉट ds। यदि हमको संपूर्ण पृष्ठ से स्टडी करनी है, संपूर्ण बंद गाउसियन पृष्ठ की, यदि हमको टोटल पूरे के लिए निकालना है, हमने दोनों तरफ रैखिक समाकलन करना। क्लियर है? जब हम पढ़ चुके हैं dx का समाकलन x होगा तो d फाई का तो क्या हो गया? फाई। क्लियर? और डॉट हटाते हैं तो हमेशा क्या लगा देते हैं? cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 e ds cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। आपका क्या आ गया? e ds। फिर हमने पढ़ा था कि e की वैल्यू इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? समान है, तो e किस फॉर्म में आ गया? कांस्टेंट फॉर्म है। इंटीग्रेशन किसका चल रहा है? एरिया। और एरिया किसका लेना है? किसका लेना है? गाउसियन सतह का। और गाउसियन सतह का एरिया हम पढ़ चुके हैं पीछे को 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल दिया समीकरण नंबर
कौन सा नियम काम लेना है? गाउस का नियम। और गाउस के नियम से पढ़ते हैं फाई बराबर संबंध फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नोट। गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नोट का अनुपात। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 में 2 से। समीकरण 1 में 2 से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E निकालना है बाहर, क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। सेम वही आया है जो हमने समरूप आवेशित चाकोलीय कोष के कारण, चालक गोले के कारण आपने बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या की है गणना। यदि आप इसे सदिश रूप में व्यक्त करोगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर? इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। केस नंबर 2 जब बिंदु अचालक गोले की पृष्ठ पर है तो क्या होगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यानी बिंदु P यहां होंगे इस पॉइंट पर सतह। तो क्या करें, ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है। ये वैल्यू कौन से समीकरण पुट करते हैं 3 में। समीकरण 3 से कहां निकालना है सतह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये किस पर गणना हो गई हमारी सतह पर। तीसरा केस हम लेते हैं जब बिंदु अंदर स्थित अंदर स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसा है छोटा। स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर। इसके लिए हमने क्या किया, ये तो हमारा पूरा क्या हो गया अचालक गोला जिसको दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या है वितरित हो गया। तो इसके अंदर कितनी दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु वापिस हमने क्या ले लिया P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है गणना। तो क्या करेंगे वो इस O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ की क्या कर लेगा इस रचना। अब गाउसियन पृष्ठ ये वाला अंदर का, तो इसके अंदर आवेश हमने क्या मान लिया Q अंदर। टोटल आवेश तो हमारा कितना चल रहा है Q। टोटल क्या पढ़ा है आपने, टोटल क्या पढ़ा है Q। मेरे को तो गाउसियन पृष्ठ में स्टडी करनी है वो कितनी चल रही है भाई Q। क्लियर है। और गणना करने के लिए वो इस सतह पर एक छोटा सा क्या ले लिया अल्पांश, और इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या निकालते हैं हम डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds। और यदि हमको कुल फ्लक्स निकालना है तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था डी फाई का इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी पड़े। डी फाई का तो हमने क्या लिख दिया फाई इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू दोनों समान दिशा में होने के कारण वापस क्या हो जाएगी 0। तो फाई इक्वल टू आपके आ गया ई डी एस कॉस 0।
cos 0 की वैल्यू क्या पढ़ते हैं हम 1, तो ये हो गया EDS। E का मान पीछे भी पढ़ा है, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है समान, क्योंकि प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी क्या है आपकी समान। तो फाई बराबर क्या आ गया आपका EDS। DS गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या चल रहा है 4πr²। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 5। क्या डाल दिया बच्चों समीकरण नंबर 5। एक बार देख लो। ओके, कौन से नियम काम ले रहे हैं गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है फाई बराबर Q/ε0। अब गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश हमने Q की जगह क्या माना है Q डैश, Q की जगह क्या माना है Q डैश। अब इस Q डैश की मेरे को क्या करनी है गणना। हम जानते हैं जो भी आवेश देते हैं उसके लिए आयतन आवेश घनत्व हर बिंदु पर क्या है समान, तो ये हो जाएगा Q डैश अपॉन B डैश। क्योंकि आयतन में चेंज होगा तो उसी अनुपात में आवेश में भी क्या हो जाएगा चेंज। तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा Q डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4r Q डैश इक्वल टू क्या आ गया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। तो इस वैल्यू को हमने ऊपर क्या किया पुट, तो फाई इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। तो 5 तो ये हो गई आपकी 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 भी 5 की इक्वल है, इक्वेशन नंबर 6 भी किसकी इक्वल है आपकी 5 की। किसकी इक्वल है 5, बोथ आर इक्वल, दोनों को क्या कर दिया बराबर। तो क्या आ जाएगा आपका E इंटू 4πr² इक्वल टू रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r²। तो क्या आ गया E इक्वल टू ऊपर तो क्या बच गया रो, ऊपर क्या बच गया r, नीचे क्या आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 6 यहां तक आ गया क्लियर। अब क्या करेंगे जो रो की वैल्यू हमने समीकरण 1 में, जो रो की वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाली थी, समीकरण 1 से रो का मान रखने क्या आ जाएगा रो का मान रखने पर क्या आ जाएगा इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी आपका आंसर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरेंजमेंट कर दो Q अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू r। तो बाहर स्थित बिंदु पर हमने ये फॉर्मूला निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², सतह पर कैपिटल R², अंदर E प्रोपोर्शनल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r क्यूब r। अब इसको डाल दिया समीकरण 8। क्या देखा आपने यदि हम E बाहर निकाल रहे हैं वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम करती है। यदि हम सतह पर ले रहे हैं, सतह पर वैल्यू किसके आ रही है मैक्सिमम में हुई, और यदि हम बाहर अंदर लेते हैं तो अंदर दूरी की क्या है समान। यदि हम इनके लिए वापिस एक ग्राफ प्लॉटेड करते हैं, ये सतह के बाहर तो पढ़ी लिया है
कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी e की वैल्यू बहुत तेजी के साथ क्या हो रही है, घट रही है। अंदर ग्राफ कैसा आ रहा है, समानुपाती, यानी e प्रोपोर्शनल r, ये किसके लिए है, अंदर के लिए। और केंद्र पर e की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि जब r की वैल्यू जब केंद्र पर लेंगे तो स्मॉल r 0, तो विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाता है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, अनंत रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये हमारा एक तार है, ये एक आवेशित तार है, और इस आवेशित तार से r दूरी पर ये बिंदु हमने मान लिया P, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना। अब गणना करने के लिए कैसा तार है, वैसे अनंत, कैसा तार है, अनंत, तो इसको अनंत क्लियर। इस पर रैखिक आवेश घनत्व क्या मान लिया हमने, लैम्डा, क्या मान लिया, लैम्डा। और जो इसका एक छोटा सा भाग लिया है उसकी लंबाई हमने दर्शा दी, कितनी है, कितनी दर्शा दी, तो जब अनंत आवेशित तार आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो हम जो गॉसियन पृष्ठ लेते हैं हमेशा कैसे लेते हैं, बेलनाकार। तो हमने ये कैसा ले लिए, बेलनाकार गॉसियन। ये हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले लिया है, जिसकी लंबाई हमारी कितनी आ रही है, l। इस पर रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तो यदि लैम्डा है तो लैम्डा, तो अंदर जो परिवर्तन आवेश होगा लैम्डा इक्वल टू होता है q अपॉन l, क्योंकि लंबाई हम l मान रहे हैं, तो यदि हमको q निकालना है तो q क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना। क्लियर है। तो बेलन के कितने भाग होते हैं, 3। ये बेलन एक साइड लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, एक कौन सा होता है, बीच का। जो ये ऊपर वाला वृत्तीय फलक है इसको हमने नाम दे दिया S1, नीचे वाले को दे दिया S2, और बीच में जो वक्रीय मुड़ा हुआ फलक है इसको नाम दे दिया हमने S3। यदि इस जगह हम एक कल्पांश पृष्ठ लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर आएगी दिशा, और जो ये है दिशा हम जानते हैं अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ की क्या होगी, लंबाई। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने पृष्ठ क्षेत्र की दिशा कहां ले ली, ऊपर। और तो इनके बीच का कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर इसी प्रकार दूसरा अल्पांश नीचे वाले फलक के लिए स्टडी करें तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो कहां होगी, ये वाली, और पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा कहां आ रही है, नीचे, यानी वापस थीटा का मान क्या होगा, 90। क्योंकि हम बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह की क्या होती है, लंबाई, सतह की कहां जा रही है, लंबाई। लेकिन यदि वक्रीय पृष्ठ पर एक अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहे हैं तो उसकी दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ रही है, यानी E और DS दोनों E की दिशा में, तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ गया, 0। टोटल कितने फलक लिए, 1 2 3, यानी हमको इस बेलन से कुल निकलने वाले फ्लक्स की क्या करनी है, गणना। तो हम लिखते हैं बेलनाकार गाउसियन सतह से गुजरने वाला कुल
वैद्युत फ्लक्स। फॉर्मूला हमारा होता है कुल के लिए E वेक्टर डॉट ऑफ ds। क्लियर है यहाँ तक? अब कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हमने? 3 में। तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 3। एक जिसको नाम दे दिया S1, 2 जिसको नाम दे दिया हमने S2, और ये 3 जिसको नाम दे दिया हमने। क्लियर है? पहले ये पूरा एक लिया तो वो क्लोज था, जब तीनों को अलग अलग ले लिया तो तीनों कैसे हो गए? ओपन, खुले, और खुले के लिए केवल क्या करते हैं हम? समाकलन। फिर हम पढ़ते हैं कि डॉट हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं? कॉस। अब पहले में थीटा का मान 90, दूसरे में 90 और तीसरे में कितना आ रहा है? जी। cos 90 की वैल्यू आपने क्या पढ़ रखी है? 0, और cos 0 की वैल्यू हम क्या पढ़ते हैं? 1। दोनों वैल्यू पुट कर दी तो 5। cos 90 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0। cos 90 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया 0। cos 0 की वैल्यू 1, और जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू वापिस। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 को EDS से मल्टीप्लाई किया तो सेम। और E की वैल्यू पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? समान। क्या होती है? समान। समान है तो उसे कांस्टेंट फॉर्म में कहां ले लेते हैं? बाहर। क्यों समान है? क्योंकि अनंत लंबाई के तार से यदि P बिंदु यहां लेंगे तो वो भी कितनी दूरी पर है? R। यहां लेंगे तो वो भी कितनी दूरी पर है? R। तो वक्रीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इस तार से समान दूरी पर है, इस कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है? समान। क्लियर? E वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं हम? 2 पाई r। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। हमको कौन सा नियम काम लेना है? गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या पढ़ते हैं? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। और शुरू में हमने बोल दिया कि तार पर रैखिक आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा, और लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, जहां L एक तरीके से बेलन की क्या ले ली हमने? लंबाई। तो इस बेलन के अंदर जो आवेश है वो क्या हो जाएगा? Q बराबर लैम्डा है, दोनों को क्रॉस क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये हमने लिख दिया फाई बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? समीकरण 1 में 2 से E इंटू 2 पाई R L इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आएगा? E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। कंप्लीट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। क्या स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। कि जैसे जैसे R के मान में क्या करते जाओगे? वृद्धि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान में लगातार क्या होगी? कमी। ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़े थे अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा हमने पढ़ा है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ओके बच्चों, धन्यवाद।